नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेल डिवीजन के बारे में, अर्थात कोशिका विभाजन के बारे में। तो भैया हेडिंग लगा लीजिए, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन अर्थात कोशिका विभाजन। गाइज, आप सभी को पता है कि कोशिका विभाजन की 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। गाइज, ये चौथी क्लास है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समसूत्री विभाजन के बारे में, यानी कि माइटोसिस सेल डिवीजन के बारे में। तो भैया हेडिंग लगा लीजिए, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस सेल डिवीजन। अब सबसे पहले मुझे साथियों ये बताओ कि भैया ये जो माइटोसिस शब्द है ये किस वैज्ञानिक ने दिया था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि माइटोसिस शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो याद रखना साथियों, माइटोसिस जो शब्द है ये भैया दिया था फ्लेमिंग ने। किसने दिया था साथियों? फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने। बोलो, इतनी बात क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं साथियों कि भैया ये समसूत्री विभाजन किस में होता है। याद रखना साथियों, जो दैहिक कोशिका होती है, दैहिक कोशिका, दैहिक कोशिका। गाइज, दैहिक कोशिका वह कोशिका होती है, वह कोशिका होती है, या आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वह कोशिका होती है जिससे शरीर का निर्माण होता है, जिससे शरीर का निर्माण होता है। उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है साथियों? दैहिक कोशिका कहा जाता है। और याद रखना साथियों, दैहिक कोशिकाओं में विभाजन जो होता है वो भैया समसूत्री विभाजन होता है। कैसा विभाजन होता है साथियों? समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। अगर साथियों पूछा जाए आपसे कि भैया जो शुक्राणु है और जो अंडाणु है, इसमें साथियों कौन सा विभाजन होता है? तो याद रखना साथियों, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। और भैया दैहिक कोशिकाओं में जिससे ऐसी कोशिका जिनसे हमारे शरीर का निर्माण होता है साथियों, उन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि हमारे शरीर के निर्माण में कौन सा विभाजन होता है, यानी कि जब हमारा शरीर का निर्माण होता है तो यह किस प्रकार का विभाजन होता है? तो याद रखना साथियों, समसूत्री विभाजन होता है। और देखिए, और आपसे किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया शरीर की मरम्मत में, आपके शरीर की मरम्मत में और साथियों घाव भरने में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो याद रखना साथियों, जब आपके शरीर की मरम्मत करनी हो या फिर घाव भरना हो साथियों, तो भैया समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। बोलो, इतनी बात क्लियर है? दैहिक कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है? तो भैया समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। जब आपको शरीर की मरम्मत करनी है, आपके शरीर पर चोट है साथियों, उसकी मरम्मत करनी है, आपको कोई घाव भरना है साथियों, तो किस प्रकार का विभाजन होता है? तो याद रखना साथियों, समसूत्री विभाजन होता है। आपका स्पर्म और जो ओवम है साथियों, उसमें किस प्रकार का विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं साथियों, समसूत्री विभाजन क्या होता है। तो यह वह विभाजन है साथियों, वह विभाजन है जिसमें पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या
गुणसूत्र की संख्या पैतृक कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या के समान होती है। पैतृक कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या के समान होती है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा साथियों कि जो पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है साथियों, वही गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिकाओं में होती है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कोशिका विभाजन क्या होता है, कि भैया कोई कोशिका होती है, यह अपने आप को डिवाइड करती है साथियों, और भैया अनेक कोशिकाओं का निर्माण करती है। जैसे कि एक ये कोशिका बनी और एक ये कोशिका बनी। जो कोशिका डिवाइड हुई है साथियों, वो होती है पेरेंट सेल, जिसे आप पैतृक कोशिका भी कहते हो। जो नई कोशिका बनी है साथियों, वो होती है भैया पुत्री कोशिका। पुत्री कोशिका यानी कि डॉटर सेल। डॉटर सेल। तो इस समसूत्री विभाजन में क्या होता है साथियों कि पेरेंट सेल में और साथियों जो डॉटर सेल है, इन दोनों में साथियों गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। इन दोनों में क्या होता है साथियों, गुणसूत्रों की संख्या भैया समान होती है। यही होता है साथियों समसूत्री विभाजन। और याद रखना साथियों, जब भी समसूत्री विभाजन होगा तो भैया एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होगा। इसमें एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होगा। किस तरीके से साथियों गुणसूत्रों की संख्या समान होती है? एग्जाम्पल की बात करें साथियों, अगर मैं उदाहरण की बात करूं भैया, तो नोट कर लेना, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर 46 गुणसूत्र वाले किसी कोशिका का साथियों विभाजन होगा तो भैया जो कोशिका बनेगी, पहली बात तो यह है कि दो कोशिकाओं का निर्माण होगा और दोनों में ही साथियों 46 गुणसूत्र होंगे। यानी कि सिंपल सा अर्थ यह है साथियों कि पुत्री कोशिकाओं में जितने गुणसूत्रों की संख्या होगी उतने ही साथियों पैतृक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होगी। तो ये क्या होता है साथियों, आपका समसूत्री विभाजन होता है। बात करें तो यही है, अगर 2n गुणसूत्र वाली कोई कोशिका है साथियों, तो जो भी इससे डिवाइड होकर जो नई कोशिका बनेगी साथियों, उसमें भी 2n गुणसूत्र होगा। बोलो भैया, क्या आपको बात समझ में आई या नहीं आई? ये साथियों मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था समसूत्री विभाजन के बारे में। अगर आपने वहां पे अच्छे से नहीं पढ़ा है तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब भी शरीर का निर्माण होता है साथियों, तो शरीर के निर्माण में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? तो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। शरीर की मरम्मत के लिए, घाव के लिए साथियों समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। शुक्राणु और अंडाणु में साथियों अर्धसूत्री विभाजन होता है। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या साथियों पैतृक कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। यह होता है समसूत्री विभाजन। इसमें एक कोशिका का विभाजन होगा साथियों, तो भैया दो कोशिकाओं का निर्माण होगा। बोलो भैया, इतनी बात क्लियर है? छोटी छोटी सी बात है, आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे चल सके। चले भैया आगे। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अब बात करते हैं साथियों कोशिका विभाजन के चरण की। तो मैंने आपको साथियों कोशिका विभाजन के दो चरण पढ़ाए थे। नंबर 1 पर आता है साथियों कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, इसमें क्या होता है साथियों, केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक का विभाजन होता है और केंद्रक का विभाजन भी साथियों 4 फेज में पूर्ण होता है। नंबर 1 पर बात करें साथियों तो प्रोफेज, नंबर 2 पर बात करें साथियों तो मेटाफेज, और नंबर 3 पर बात करें साथियों तो एनाफेज, और नंबर 4 पर बात करें साथियों तो भैया टीलोफेज। इसे कहा जाता है साथियों पूर्व अवस्था, मेटाफेज को कहा जाता है मध्यावस्था, एनाफेज को कहा जाता है साथियों पश्चावस्था,
और टेलोफेज को कहा जाता है साथियों अंत्यावस्था। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी अवस्था कौन सी है, तो याद रखना साथियों प्रोफेज जो होता है ये भैया समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है। या आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है, तो भैया प्रोफेज है। और सबसे छोटी अवस्था की बात करें साथियों तो ये वाली है, सबसे छोटी अवस्था कौन सी है, एनाफेज यानी कि पश्चावस्था। साथियों हमारा जो दूसरा चरण था वो था भैया साइटोकाइनेसिस, और इसमें क्या हो रहा था साथियों, कोशिका द्रव का विभाजन हो रहा था, कोशिका द्रव का विभाजन हो रहा था। दूसरे चरण में किसका विभाजन हो रहा था भैया, साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका द्रव का विभाजन हो रहा था। मैंने आपको बताया था साथियों कि जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका में साथियों जो कोशिका विभाजन होता है वो साथियों मध्य पट्टिका विधि द्वारा होता है, मध्य पट्टिका विधि द्वारा होता है। और साथियों मैंने आपको बताया था कि जो जंतु कोशिका है, इस जंतु कोशिका में साथियों जो विभाजन होगा साथियों वो होगा भैया खांच विधि द्वारा। किसका साथियों, कोशिका द्रव का। किसका भैया, कोशिका द्रव का। तो बोलो आपको बात समझ में आई या नहीं आई। सबसे पहले साथियों हमने समसूत्री विभाजन के बारे में जाना। अब बारी आती है साथियों कि भैया किस तरीके से समसूत्री विभाजन होता है। तो कोई भी जो कोशिका होती है साथियों उसका जब विभाजन होगा तो सबसे पहले साथियों केंद्रक का विभाजन होगा, और इस प्रोसेस को कहा जाता है साथियों कैरियोकाइनेसिस। केंद्रक का विभाजन साथियों 4 फेज यानी कि 4 अवस्थाओं में पूर्ण होता है, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में और टेलोफेज में। प्रोफेज में साथियों, प्रोफेज जो है ये भैया समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है, और साथियों जो एनाफेज है भैया ये समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है। जब साथियों केंद्रक 2 भागों में बढ़ जाएगा यानी कि केंद्रक का विभाजन हो जाएगा साथियों, तो फिर किसका विभाजन होगा साथियों, कोशिका द्रव का विभाजन होगा। याद रखना साथियों कोशिका द्रव का जो विभाजन होता है वो पादप कोशिका में तो मध्य पट्टिका विधि द्वारा होता है, और जंतु कोशिका में साथियों खांच विधि द्वारा होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि मध्य पट्टिका विधि क्या होती है और खांच विधि क्या होती है, लेकिन उससे पहले साथियों केंद्रक का विभाजन करेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भैया प्रोफेज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे साथियों, प्रोफेज के बारे में, कि भैया प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है और टेलोफेज में क्या होता है। यही साथियों आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोलो क्या समझ में नहीं आया, बस इतना याद रखना है। कोशिका के बारे में तो आप जानते होंगे तभी तो ये चैप्टर पढ़ रहे हो। जब कोशिका का विभाजन होता है तो सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद में कोशिका द्रव का विभाजन होता है। साथियों जब केंद्रक का विभाजन होगा तो 4 फेजों में पूर्ण होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इसे हिंदी में कहा जाता है पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। उसके बाद में कोशिका द्रव का विभाजन होगा, पादप कोशिका होगी तो साथियों पादप कोशिका में जो विभाजन होगा वो मध्य पट्टिका विधि द्वारा होगा, और जंतु कोशिका में साथियों जो विभाजन होगा वो भैया खांच विधि द्वारा होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पढ़ते हैं साथियों किसके बारे में, प्रोफेज के बारे में। साथियों अब आती है आपके इम्तिहान की घड़ी जहां से बार बार साथियों आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं साथियों, ध्यान से सुनना। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखना साथियों मैं आपको वो लेवल पढ़ाऊंगा जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, ना कि साथियों हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, ना हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए भैया अब बात करते हैं प्रोफेज की, तो हेडिंग क्या लगाओगे, प्रोफेज। प्रोफेज ध्यान से सुनना, बहुत आसान है साथियों। पूर्वावस्था, तो सबसे पहले हम कोशिका बनाते हैं साथियों कि हमारी कोशिका विभाजन से पहले कोशिका किस प्रकार की होती है, क्योंकि प्रोफेज में साथियों में केंद्रक का विभाजन करना है साथियों, तो सिर्फ हम केंद्रक को दर्शाएंगे।
ये है आपकी कोशिका विभाजन से पहले, कोशिका विभाजन से पहले। बात क्लियर है? ये है साथियों आपका केंद्रक। ये क्या है? केंद्रक। साथियों केंद्रक के चारों ओर एक झिल्लीनुमा संरचना होती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। इस केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं साथियों, जिनकी सहायता से केंद्रक को पोषण प्राप्त होता है। और साथियों केंद्रक झिल्ली होती है ये भैया केंद्रक को सुरक्षा प्रदान भी करती है। इतनी बात क्लियर है? तो भैया मैं ये बना देता हूं भैया केंद्रक झिल्ली। ये क्या है? केंद्रक झिल्ली। इसमें साथियों केंद्रक में केंद्रक द्रव पाया जाता है और इस केंद्रक द्रव में साथियों धागेनुमा एक संरचना होती है जिसे कहा जाता है क्रोमेटिड। क्या कहा जाता है? क्रोमेटिड कहा जाता है साथियों। ये धागेनुमा संरचना होती है, इसे क्या कहा जाता है? क्रोमेटिड। इतनी बात क्लियर है? और साथियों इसमें केंद्रिका भी पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? केंद्रिका भी पाई जाती है। इस केंद्रिका की खोज साथियों फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने की थी। और साथियों इसमें क्या पाया जाता है? इसमें तारक काय भी पाया जाता है। यह है साथियों कोशिका विभाजन से पहले। अब प्रोफेज में क्या परिवर्तन आता है साथियों वो देखिए। ये क्या हो गई? आपकी सेल हो गई, यानी कि कोशिका। अब देखिए इसमें क्या आता है। ये है आपका केंद्रक। ये क्या है साथियों? ये है आपका केंद्रक। साथियों यहां पर जो केंद्रक झिल्ली है, यहां पर भैया ये जो केंद्रक झिल्ली है, मैंने कहा था केंद्रक झिल्ली में साथियों छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो केंद्रक को पोषण प्रदान करते हैं। और साथियों ये केंद्रक झिल्ली होती है, ये केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। तो इस प्रोफेज में क्या होता है साथियों? केंद्रक झिल्ली धीरे धीरे लुप्त होना स्टार्ट हो जाती है। तो साथियों मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूं। ये क्या कर रही है साथियों? धीरे धीरे लुप्त होना स्टार्ट हो जाती है। केंद्रक झिल्ली। तो मैं पहला पॉइंट लिख सकता हूं साथियों यहां पर, कहां पे लिखूं? हाँ यहां पे लिख देता हूं कि केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली धीरे धीरे लुप्त होने लग जाती है। पहली बात आपको समझ में आई? मैंने ये कहा साथियों कि प्रोफेज में क्या होता है, ये जो केंद्रक झिल्ली होती है ये साथियों धीरे धीरे लुप्त होना स्टार्ट हो जाती है। दूसरी बात साथियों केंद्रक में जो केंद्रिका होती है साथियों, ये केंद्रिका भी साथियों लुप्त हो जाती है। केंद्रिका भी साथियों, केंद्रिका लुप्त हो जाती है। और साथियों ये जो धागेनुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है साथियों, जिसे क्रोमेटिड कहा गया है, ये साथियों क्रोमेटिड होते हैं। ये भैया गुणसूत्रों के रूप में दिखाई देने लग जाते हैं। ये साथियों गुणसूत्र के रूप में दिखाई देने लग जाते हैं, लेकिन साथियों ये गुथे हुए होते हैं। ये गुणसूत्रों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं साथियों, लेकिन भैया ये गुथे हुए होते हैं। बात क्लियर है? तो नंबर 3 पर मैं लिख सकता हूं साथियों कि जो क्रोमेटिड धागा है साथियों गुणसूत्रों के रूप में परिवर्तन हो गया, तो मैं लिख सकता हूं कि इसमें गुणसूत्र स्पष्ट हो जाते हैं। गुणसूत्र स्पष्ट हो जाते हैं। और साथियों ये जो गुणसूत्र है भैया ये किस में बिखरे हुए रहते हैं? केंद्रक द्रव में बिखरे हुए रहते हैं। नंबर 4 पर लिख लेता हूं साथियों कि जो गुणसूत्र है साथियों, दिख रहा है आपको? नहीं, कैमरे को इधर करना पड़ेगा।
नंबर 4 पर साथियों मैं लिखता हूं भैया, यहां पे लिख देता हूं नंबर 4 पर कि जो गुणसूत्र होते हैं साथियों ये बिखरे हुए रहते हैं। गुणसूत्र बिखरे हुए रहते हैं। इतनी बात क्लियर है। और साथियों ये जो तारक काय है भैया, इस तारक काय से भैया ध्रुवों का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। इस तारक काय से साथियों ध्रुवों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तारक काय से ध्रुवों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। साथियों इसमें जो गुणसूत्र होते हैं साथियों, ये गुणसूत्र भैया दो भुजा वाले होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। यानी कि इसमें जो गुणसूत्र होते हैं साथियों वो भैया डायाट होते हैं। डायाट का मतलब होता है साथियों दो भुजा वाला गुणसूत्र। ये परिवर्तन आता है साथियों प्रोफेज में, यानी कि पूर्वावस्था में। बोलो क्या समझ में नहीं आया? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है कि जो क्रोमेटिड धागे हैं साथियों वो प्रोफेज में साथियों गुणसूत्र के रूप में स्पष्ट हो जाते हैं। यही साथियों पूर्वावस्था की पहचान है, यानी कि प्रोफेज की पहचान है। जो केंद्रक झिल्ली है वो धीरे धीरे लुप्त होने स्टार्ट हो जाती है, केंद्रिका है वो गायब हो जाती है। जो तारक काय है साथियों ये धीरे धीरे भैया ध्रुवों के रूप में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाती है। गुणसूत्र है साथियों बिखरे हुए रहते हैं। इस प्रोफेज में जो गुणसूत्र होते हैं साथियों भैया डायाट होते हैं, यानी कि दो भुजा वाले गुणसूत्र होते हैं। बस सिंपल सी बात। इनमें से इस साथियों आपसे घुमा फिराकर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बोलो इतनी बात क्लियर है? ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया, समझ में आ गया? ओके, अब बात करते हैं साथियों मेटाफेज की। लेकिन साथियों मेटाफेज को पढ़ने से पहले साथियों आपको मैं कुछ बातें बताने वाला हूं जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या जो मैंने अब तक आपको प्रोफेज बताया है, प्रोफेज आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया साथियों, मुझे ये बताओ। अगर प्रोफेज समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपका ही यूट्यूब चैनल है भैया। देखिए साथियों अब नंबर 2 पर हम पढ़ते हैं भैया मेटाफेज। मेटाफेज ध्यान से सुनना, मध्यावस्था। मैंने आपको बताया था साथियों कि जो प्रोफेज है, प्रोफेज में जो गुणसूत्र होते हैं साथियों वो दो भुजा वाले होते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से होते हैं। ये है साथियों गुणसूत्र, ये गुणसूत्र बिंदु है, और ये किस प्रकार का गुणसूत्र है? डायाट, यानी कि दो भुजा वाला गुणसूत्र है। बात सही है भैया? अब होता क्या है साथियों मेटाफेज में ये दो भुजा वाला गुणसूत्र है साथियों ये चार भुजा वाले गुणसूत्र में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि टेट्राड में कन्वर्ट हो जाता है। अब टेट्राड में कन्वर्ट होने से पहले क्या होता है साथियों कि ये गुणसूत्र जो होता है गुणसूत्र बिंदु से बिल्कुल दो बराबर भागों में बंटता है। जैसे कि मान लीजिए ये प्लस है और ये माइनस है, इस पर प्लस आवेश है, इस पर माइनस आवेश है। तो जब ये दो बराबर भागों में बटेगा साथियों, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये और एक भाग ये, तो इस पर भी प्लस आवेश आएगा, इस पर भी प्लस आवेश आएगा, इस पर माइनस और इस पर माइनस। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए साथियों आपने आवेश का नियम पढ़ा होगा, आवेश का नियम। आवेश का नियम क्या कहता है कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं साथियों? प्रतिकर्षित करते हैं।
यानी कि एक दूसरे से दूर भगाते हैं। और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो होगा क्या साथियों, ये प्लस और माइनस ये एक दूसरे विपरीत आवेश है। तो मैंने कहा कि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो साथियों ये तो भैया एक जगह पर हो जाएगा प्लस और माइनस, और ये नीचे वाला भी साथियों एक जगह पे हो जाएगा, क्योंकि ये विपरीत आवेश है, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। ये दोनों समान आवेश है तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये बन गया साथियों आपका टेट्राड, यानी कि 4 भुजा वाला गुणसूत्र। तो अब आपको समझ में आया कि 2 भुजा वाला गुणसूत्र 4 भुजा वाले गुणसूत्रों में कैसे परिवर्तित होता है। अच्छे से समझ में आ गया भैया। कुछ नहीं किया साथियों, सिर्फ आवेश का नियम लगा है। एक पर धनावेश था, एक पर ऋणावेश था। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे की ओर जाते हैं। और विपरीत आवेश है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे के पास आते हैं। और समान आवेश है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को भगाते हैं अपने से दूर। इसके कारण साथियों 2 भुजा वाला गुणसूत्र 4 भुजा वाले गुणसूत्रों में कन्वर्ट हो गया। तो साथियों मैं कुछ इस प्रकार से साथियों अगर मैं मेटाफेज का डायग्राम बनाऊं तो क्या आपको बुरा लगेगा? भाई 2 भुजा वाला गुणसूत्र था, 4 भुजा में कन्वर्ट हो गया। तो कुछ इस तरीके से मैं डायग्राम बना सकता हूं। मैंने कहा था कि तारक काय से साथियों ध्रुवों का निर्माण स्टार्ट हो गया था। तो ये है आपके ध्रुव। मेटाफेज में साथियों पूर्ण रूप से ध्रुव बनकर तैयार हो जाते हैं। ये क्या है? गुणसूत्र बिंदु है। ये क्या है? ये है भैया ध्रुव। इसमें क्या होता है साथियों, ध्रुवों से गुणसूत्र बिंदु के बीचों बीच में साथियों कुछ इस तरीके से ये ऐड हो जाते हैं। अब साथियों ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है साथियों, जो ध्रुव से गुणसूत्र बिंदु तक जुड़ी हुई है और गुणसूत्र बिंदु से वापस ध्रुव तक जुड़ी हुई है, ये होता है साथियों तरकु तंतु। और ध्रुव को ध्रुव से जोड़ने वाला ये जो तंतु होता है साथियों, ये होता है भैया सतत तंतु। ये होता है साथियों सतत तंतु। बोलो दिख रहा है? कोई ना, कैमरा इधर कर देता हूं। मैंने कहा कि 2 भुजा से साथियों 4 भुजा हो गई गुणसूत्र की, ये 4 भुजा हो गई। तारक काय से साथियों किसका निर्माण हुआ था? ध्रुवों का निर्माण हुआ था। ध्रुवों को साथियों गुणसूत्र बिंदु से जोड़ने के लिए साथियों जो हम उपयोग में लेते हैं वो लेते हैं तरकु तंतु। और ध्रुवों से ध्रुवों तक जुड़े रहने के लिए साथियों जो हम उपयोग में लेते हैं वो होता है सतत तंतु। और बिल्कुल मध्य में साथियों इन गुणसूत्रों के बिल्कुल गुणसूत्र बिंदु तक साथियों बिल्कुल मध्य में साथियों एक प्लेट का निर्माण होता है, जो गुणसूत्र बिंदु से काटती है साथियों। उस प्लेट का नाम है मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट ये होता है साथियों मेटाफेज में। तो आपको क्या समझ में आया कि इसमें साथियों तरकु तंतु का निर्माण हो रहा है। तरकु तंतु का निर्माण किससे होता है साथियों? तो भैया तारक काय से होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जब हमने कोशिका विभाजन पढ़ा था साथियों, तो मैंने आपको बताया था कि तारक काय जो होता है भैया ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है। ये कोशिका विभाजन में क्या सहायता करता है? तो ध्रुवों का निर्माण कर रहा है तारक काय से, ये साथियों ध्रुवों का निर्माण हो रहा है। और ये तरकु तंतु का भी निर्माण करता है। डायरेक्ट ना सही तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट तो करता ही करता है। सतत तंतु का भी निर्माण करता है। तरकु तंतु क्या है? ध्रुवों से लेकर के गुणसूत्र बिंदु से आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ध्रुवों से ध्रुवों तक साथियों सतत तंतु आपस में जुड़े हुए होते हैं। बिल्कुल मध्य में साथियों मेटाफेज प्लेट का निर्माण होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना। किसमें? मध्यावस्था में। अब इसके जो पॉइंट है साथियों जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो लिखवा देता हूं।
पहले अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके भैया, देखिए नंबर 1 पर ध्रुवों का निर्माण प्रोफेज में स्टार्ट हुआ था होना, लेकिन इसमें ध्रुवों का निर्माण पूर्ण रूप से हो जाता है। ध्रुवों का निर्माण हो जाता है। नंबर 2 पर तरकु तंतु का निर्माण हो जाता है। तरकु तंतु वह ये जो सतत तंतु है साथियों, इसका निर्माण हो जाता है। सतत तंतु, इस सतत तंतु को साथियों सहायक तंतु कहा जाता है, तरकु तंतु को असतत तंतु कहा जाता है। तो भैया इनका निर्माण भी निर्माण हो जाता है। तीसरी बात, दो भुजा वाले गुणसूत्र यानी कि डायड से टेट्राड का निर्माण हो जाता है। निर्माण हो जाता है यानी कि दो भुजा वाले गुणसूत्रों से साथियों चार भुजा वाला गुणसूत्र बन जाता है और मेटाफेज प्लेट का निर्माण होता है। मेटाफेज प्लेट का निर्माण होता है। याद रखना साथियों, प्रोफेज में जो गुणसूत्र है साथियों, उन्हें आप स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, लेकिन साथियों ये जो मेटाफेज है, इस मेटाफेज में साथियों आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, किसकी सहायता से साथियों, पेन चेंज कर लेता हूं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से साथियों गुणसूत्र को स्पष्ट देख सकते हो। गुणसूत्रों को साथियों स्पष्ट देख सकते हो। तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किस फेज में साथियों सूक्ष्मदर्शी की सहायता से गुणसूत्रों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, तो भैया मेटाफेज में देखा जा सकता है। तो ये हो गया साथियों आपका मेटाफेज। सबसे पहले मैंने आपको बताया साथियों कि किस तरीके से साथियों दो भुजा वाला गुणसूत्र चार भुजा वाले गुणसूत्रों में परिवर्तन होता है, मेटाफेज प्लेट का निर्माण होता है साथियों। मेटाफेज अवस्था में तरकु तंतु का निर्माण होता है, ध्रुवों का निर्माण होता है, सतत तंतु का निर्माण होता है और दो भुजा से चार भुजा वाले गुणसूत्रों का निर्माण होता है। यही है साथियों मेटाफेज यानी कि मध्य अवस्था। बोलो क्या समझ में नहीं आया साथियों? इससे आसान आपको क्या सीखने को मिलेगा भैया? जो मैं पढ़ा रहा हूं ध्यान रखना, वो पढ़ लेना काफी है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़नी भैया, हमें आपकी प्रतियोगी परीक्षा पास करवानी है। जो मैं पढ़ा रहा हूं बहुत अच्छा लेवल का पढ़ा रहा हूं, ये मुझे पता है। स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके। अब बात करते हैं साथियों एनाफेज की। देखिए भैया, अब बात करते हैं नंबर 3 पर एनाफेज की। नंबर 3 पर एनाफेज की यानी कि पश्चावस्था। इसकी भी साथियों दो अवस्था होती है। एक होती है ईयरली एनाफेज और एक होता है साथियों लेट एनाफेज। एक होता है साथियों ईयरली एनाफेज और एक होता है लेट एनाफेज। देखिए अब ये जो ईयरली एनाफेज होता है साथियों, ये भैया बिल्कुल मेटाफेज के समान होता है। बिल्कुल मेटाफेज यानी कि मध्यावस्था के समान होता है। जैसे कि ये आपके पोल हो गए यानी कि ध्रुव हो गए, और
ये आपके गुणसूत्र हो गए। ये तर्कतंतु हो गया साथियों, जो भैया किससे जुड़ा होता है, गुणसूत्र बिंदुओं से जुड़ा होता है। कुछ इस तरह की अवस्था साथियों ने मेटाफेज में पढ़ी। अब देखिए होता क्या है लेट एनाफेज में, वो देखिए साथियों जो गुणसूत्र होते हैं ना, ये गुणसूत्र बिंदु से फटने लग जाते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से डायग्राम बनता है भैया। हमने गुणसूत्र इस तरीके से देखे, लेकिन भैया हुआ क्या, ये क्या आपके पोल है। इसमें क्या होते हैं साथियों, जो गुणसूत्र है भैया वो गुणसूत्र बिंदु से फटने लग जाते हैं और ध्रुवों की ओर साथियों खींचे चले जाते हैं। कुछ इस तरीके से साथियों, ये क्या है आपका तर्कतंतु, ये है साथियों ध्रुव, ये है साथियों आपका तर्कतंतु, ये वो ध्रुव हो गया, और ये हो गया साथियों वो तर्कतंतु। और ये साथियों गुणसूत्र बिंदु से ये फटने लग जाते हैं भैया, कौन, गुणसूत्र, और गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे साथियों कि इसमें गुणसूत्र जो होता है भैया वो गुणसूत्र बिंदु से फटने लगता है और गुणसूत्रों की संख्या दो गुनी हो जाती है। ये है साथियों आपको गुणसूत्र बिंदु, ये वाला, यहां से साथियों ये गुणसूत्र फटा और दो भागों में बट गया साथियों, जिससे क्या हुआ, गुणसूत्रों की संख्या साथियों दो गुनी हो गई। और इसके बीच में साथियों दो गुणसूत्र बिंदुओं के बीच में ये जो रिक्त स्थान है भैया, इसे कहा जाता है इंटरजोनल फाइबर। इंटरजोनल फाइबर यानी कि दो गुणसूत्रों के बीच में साथियों ये जो तर्कतंतु में जो रिक्त स्थान आया है साथियों, इसे क्या कहा जाता है, इंटरजोनल फाइबर कहा जाता है। बात आपको समझ में आ गई, इसे क्या कहा जाता है, इंटरजोनल फाइबर। नंबर 2 पर लिख देता हूं साथियों कि दो गुणसूत्रों के बीच में जो रिक्त स्थान है किसका, तर्कतंतु का, वो क्या कहलाता है, इंटरजोनल फाइबर। वो क्या कहलाता है साथियों, इंटरजोनल फाइबर कहलाता है। थोड़ा इधर कर देता हूं कैमरा को, वो क्या कहलाता है साथियों, इंटरजोनल फाइबर कहलाता है। इन गुणसूत्रों को साथियों ध्रुव तक पहुंचने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो भैया 30 एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मैंने कहा कि इन गुणसूत्रों को ध्रुव तक पहुंचने के लिए कितनी एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, गुणसूत्रों को ध्रुवों तक पहुंचने के लिए 30 एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितनी एटीपी की आवश्यकता होती है साथियों, 30 एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये होता है साथियों एनाफेज। बोलो भैया, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और इसमें क्या होता है साथियों, मैंने आपको बताया है कि ये जो गुणसूत्र होते हैं ये ध्रुवों की ओर खींचे चले जाते हैं। तो ये भी लिख लीजिए, इसमें गुणसूत्र ध्रुवों की ओर खींचे चले जाते हैं। इसमें जो गुणसूत्र है साथियों, वो गुणसूत्र ध्रुवों की ओर खींचे चले जाते हैं। यह होता है भैया आपका एनाफेज। कुछ नहीं हुआ साथियों, गुणसूत्र है ये गुणसूत्र बिंदु से फटने लग गए और भैया ध्रुवों की ओर खींचने लग गए। तो साथियों दो गुणसूत्रों के बीच में जो तर्क तंतु का जो रिक्त स्थान है उसे इंटरजोनल फाइबर कहा। और इन गुणसूत्रों का साथियों ध्रुव तक पहुंचने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो 30 एटीपी की आवश्यकता होती है। गुणसूत्र साथियों गुणसूत्र बिंदु से फटे, इसके कारण गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि हुई, यानी गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो गई साथियों। ये होता है आपका एनाफेज, और कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है भैया, बोलो समझ में आया या नहीं आया। अब देखिए, पहले तो साथियों धागे नुमा संरचना थी गुणसूत्रों की, अभी साथियों दो भागों में बट गया। अब होगा क्या साथियों अगले फेज में, वो देखिए। मिटा दो भैया, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए, मिटा देता हूं। अब पढ़ेंगे साथियों हम हमारी अंतिम अवस्था टीलोफेज। अब देखिए साथियों नंबर 4 पर पढ़ेंगे भैया हम टीलोफेज। टीलोफेज यानी कि अंत्यावस्था। इसमें क्या होता है साथियों, तो लास्ट एनाफेज में साथियों मैंने आपको बताया था साथियों कि जो गुणसूत्र है वो भैया दो भागों में बट गए और गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई साथियों, दुगनी हो गई। अभी गुणसूत्र लास्ट में मैंने आपको पॉइंट लिखाया था नंबर 4 पर कि गुणसूत्र जो है साथियों ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। तो होता क्या है साथियों, गुणसूत्र ध्रुवों की ओर पहुंचकर साथियों धागों के रूप में वापस परिवर्तित हो जाते हैं। गुणसूत्र साथियों नंबर 1 पर पॉइंट लिख लेना कि गुणसूत्र इस फेज में गुणसूत्र ध्रुवों के पास पहुंचकर क्रोमेटिड धागे के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो आपको क्या समझ में आया, एक ध्रुव तो यहां था साथियों और एक ध्रुव यहां था। ये जो है साथियों ये गुणसूत्र ध्रुवों के पास पहुंचे और भैया किस में परिवर्तित हो गए, ये गुणसूत्र क्रोमेटिड धागों के रूप में परिवर्तित हो गए। वापस साथियों इस पर क्या आ जाती है, केंद्रक झिल्ली आ जाती है साथियों दोनों गुणसूत्रों पर, दोनों केंद्रकों पर। नंबर 2 पर वापस क्या आ जाती है साथियों, केंद्रक झिल्ली आ जाती है। नंबर 3 पर साथियों जो केंद्रिका थी भैया, तो केंद्रिका का निर्माण भी हो जाता है, तो वापस केंद्रिका का निर्माण हो जाता है। और नंबर 4 पर साथियों दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। पहले केंद्रक एक था साथियों, फिर केंद्रक क्या हुआ साथियों, आपने देखा प्रोफेज में केंद्रक विभाजन से पहले साथियों एक था, लेकिन जैसे जैसे साथियों हम आगे बढ़ा विभाजन होता गया साथियों, मैंने आपको एक एक फेज पढ़ाया है, प्रोफेज पढ़ाया है, मेटोफेज पढ़ाया है, एनाफेज पढ़ाया है, और साथियों बाद में लास्ट एंड फाइनल टेलोफेज पढ़ा रहा हूं। इसमें साथियों लास्ट एंड फाइनल जाकर के गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई साथियों, गुणसूत्रों की नहीं केंद्रक की संख्या साथियों 2 हो जाती है, यानी कि दो पुत्री कोशिकाओं के केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, पुत्री कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता, लेकिन केंद्रकों का निर्माण हो गया।
एक गुणसूत्र था एक केंद्रक था साथियों, उस केंद्रक में विभाजन हुआ सबसे पहले और भैया 2 केंद्रक बच गए, 2 केंद्रकों का निर्माण हो गया। अब किसका निर्माण होगा साथियों? नंबर 2 पर कोशिका द्रव का निर्माण होगा। तो अब किसका निर्माण करते हैं साथियों? कोशिका द्रव का निर्माण करते हैं। लेकिन उससे पहले साथियों मैं आपको बता दूं कि प्रोफेज और जो टीलोफेज है साथियों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोफेज में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली टूटती है, तो प्रोफेज इस टीलोफेज में क्या हो जाता है साथियों? केंद्रक झिल्ली वापस आ जाती है। प्रोफेज में क्या होता है, केंद्रिका जो है वो केंद्रिका साथियों धीरे धीरे लुप्त होती जाती है। लेकिन टीलोफेज में क्या होता है साथियों? केंद्रिका वापस आ जाती है। साथियों प्रोफेज में क्या होता है कि भैया जो क्रोमेटिड जो धागे थे साथियों उससे भैया गुणसूत्र स्पष्ट हो रहे थे। लेकिन टीलोफेज में क्या हो रहा था, गुणसूत्र से वापस साथियों क्रोमेटिड धागे का बनना स्टार्ट हो गया। तो ये एक दूसरे के पूरक है साथियों। बोलो इतनी बात क्लियर है? यहीं से ही साथियों आपके एग्जाम में घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई? ओके। अब 4 फेज आपको कंप्लीट हो गए साथियों। अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? साइटोकाइनेसिस के बारे में। तो सिंपल सी बात है साथियों, अभी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। तो हेडिंग लगा लीजिए भैया, साइटोकाइनेसिस, यानी कि कोशिका द्रव का विभाजन। कोशिका द्रव का विभाजन साथियों पादप कोशिका में तो किस विधि द्वारा होता है? मध्य पट्टिका विधि द्वारा, और जंतु कोशिका में किस विधि द्वारा होता है? खांच विधि द्वारा। इतनी बात क्लियर है साथियों? पादप कोशिका में मध्य पट्टिका विधि द्वारा। अब ये मध्य पट्टिका विधि क्या होती है? मान लीजिए साथियों ये आपकी कोशिका है, इसमें एक केंद्रक ये है और एक केंद्रक ये है साथियों। इतनी बात क्लियर है? तो मध्य पट्टिका में क्या होता है, बिल्कुल बीचों बीच में से साथियों ये 2 भागों में बंट जाती है। तो एक नई कोशिका का निर्माण ये हो जाएगा साथियों, और एक नई कोशिका का निर्माण ये हो जाएगा। कुछ इस तरीके से होता है साथियों। लेकिन खांच विधि में क्या होता है साथियों, मान लीजिए ये कोई कोशिका है भैया, इसमें ये 2 केंद्रक है और ये कोशिका द्रव है। तो इसमें सिकुड़न किस तरीके से होगी? इस सबसे पहले ऐसे होती है, मान लीजिए ये ऐसे है, तो सबसे पहले क्या होगा साथियों, यहाँ पर सिकुड़न पैदा आएगी कुछ इस तरीके से साथियों। ये कोशिका में सिकुड़न इस तरीके से पैदा होगी, कुछ इस तरीके से साथियों सबसे पहले सिकुड़न पैदा होगी। अभी सिकुड़न देश तो ऐसे होती 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 साथियों कुछ इस तरीके से हो जाएगी, फिर अलग हो जाएगी। तो फिर साथियों ये अलग कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा खांच विधि द्वारा। ये होती है साथियों खांच विधि, और ये होती है मध्य पट्टिका विधि। कोई नहीं पूछेगा साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा कि भैया पादप कोशिका में कोशिका द्रव का विभाजन किस विधि द्वारा होता है? तो भैया मध्य पट्टिका विधि द्वारा होता है। और जंतु कोशिका में कोशिका द्रव का विभाजन किस विधि द्वारा होता है? तो भैया खांच विधि द्वारा होता है। बस इतना याद कर लो, काफी है साथियों जो मैंने आपको आज पढ़ाया है। ये साथियों समसूत्री विभाजन आपका कंप्लीट हो गया है। कल हम अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, परसों के दिन असूत्री विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।